हेलो गाइस। आज हम थर्ड पार्ट में चैप्टर 3 से स्टार्ट करने वाले हैं। सेक्शन 10 से हमने लास्ट तक कवर कर लिया था टूवर्ड्स। नाउ हम सेक्शन 10 से स्टार्ट करेंगे। ओके। तो चैप्टर 3 जो है ये कहता है कि स्पेशल प्रोविजंस टू सेफगार्ड फूड सिक्योरिटी। बेसिकली क्या है कि फूड सिक्योरिटी रखने के लिए, फूड सिक्योरिटी को सेफगार्ड करने के लिए ऐसी कुछ लैंड्स को एग्जेम्प्ट किया गया है कि उनकी अंटिल वेरी नेसेसरी ना हो, अंटिल वो लास्ट रिसोर्ट ना बचाओ, अंटिल एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस ना हो, तब तक आप वो जो है प्रॉपर्टी नहीं ले सकते। ठीक है। तो जो सेक्शन 10 है वो ये बोलता है कि नो इरिगेटेड मल्टी क्रॉप्ड लैंड शेल बी एक्वायर्ड अंडर दिस एक्ट, कि कोई भी इरिगेटेड या मल्टी क्रॉप्ड लैंड है जहाँ पे अच्छी खेती हो रही है, अच्छी फसल आ रही है, तो वो जो लैंड है एक्वायर नहीं की जा सकती है। तो इसका जो सबसेक्शन 2 है वो ये बोल रहा है कि जो लैंड है वो एक्वायर की जा सकती है अंडर एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेज में, या डेमोस्ट्रेबल लास्ट रिजोर्ट ही बचा है तब हम वो जो है लैंड एक्वायर कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन जब एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेज में या लास्ट रिसोर्ट में भी अगर गवर्नमेंट लैंड एक्वायर कर रही है तो वो जो है एक्सीड नहीं करेगी एज नोटिफाइड लिमिट से। जो भी लिमिट नोटिफाइड करेगी गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू द उस लैंड की स्पेशल फैक्टर्स और सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए, जैसे अगर किसी भी एरिया की जो लैंड है उसके जो रूल्स रेगुलेशंस है या उसके जो स्पेशल फैक्टर्स हैं उनको ध्यान रखते हुए किसी भी तरीके से जब एक्वायर करेगी गवर्नमेंट लैंड तो एक्सीड नहीं करेगी लिमिट को। ठीक है। तो पहली बात इन्होंने बोली कि कोई भी इरिगेटेड या मल्टी क्रॉप लैंड को एक्वायर नहीं किया जा सकता। अगर एक्वायर कर रहे हैं तो वो एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेज होनी चाहिए या डेमोस्ट्रेबल लास्ट रिसोर्ट होना चाहिए, उसमें भी आप जो है एक्सीड नहीं कर सकते लिमिट को। ठीक है। फिर ये बोलते हैं कि जब भी गवर्नमेंट मल्टी क्रॉप्ड इरिगेटेड लैंड को एक्वायर कर रही है तो साथ ही साथ वो क्या करेगी, ऐसी अदर इक्विवेलेंट एरिया ऑफ कल्चरेबल वेस्ट लैंड को डेवलप करेगी, बेसिकली फॉर द एग्रीकल्चर पर्पस के लिए। कि सही है कि अगर आपने मल्टी क्रॉप लैंड ले ली है तो अब खेती बाड़ी कहाँ पे होगी, फूड की भी तो इतनी रिक्वायरमेंट है। बोलते हैं ना कि खाने के बिना नहीं रह सकते इंसान, बिजली के बिना रह सकता है इंसान और अदर चीज़ों के बिना रह सकता है, लेकिन खाने के बिना नहीं रह सकता। तो इसलिए उसको सेफगार्ड करने के लिए कि अगर ऐसी कोई एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेज में लैंड एक्वायर करी भी जा रही है तो गवर्नमेंट पहला करेगी कि ऐसा कल्चरेबल वेस्ट लैंड उतना ही इक्विवेलेंट एरिया का वो डेवलप करेगी। साथ ही में फर्स्ट ऑफ ऑल ये करेगी और एन अमाउंट इक्विवेलेंट टू द वैल्यू ऑफ लैंड एक्वायर्ड। ठीक है। कि या और क्या करेगी, या तो वैसा का वैसा ही लैंड है ना एक्वायर करेगी, वैसा का वैसा ही लैंड डेवलप कर देगी, और अगर वो ऐसा नहीं कर रही है तो अमाउंट ना इक्विवेलेंट टू द वैल्यू ऑफ लैंड है ना वो डिपॉजिट करेगी विद द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट फॉर इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर फॉर इन्हांसिंग द फूड सिक्योरिटी। ठीक है। तो दो काम करेंगे, या तो वैसे का वैसा कल्चरेबल लैंड जो है, कल्चरेबल वेस्ट लैंड जो है वो डेवलप कर देंगे, या फिर इक्विवेलेंट अमाउंट डिपॉजिट कर देंगे। किस लिए? टू इन्वेस्ट इन द एग्रीकल्चर पर्पस, कि वो जो अमाउंट है वो इन्वेस्ट हो सके एग्रीकल्चर पर्पस के लिए। ठीक है। फिर आता है सबसेक्शन 4 में कि जब ये दो काम वो कर चुके हैं तो अगर इन एनी केस जब आप एग्रीकल्चरल लैंड को एक्वायर कर रहे हो तो वो किसी भी तरीके से, चाहे वेदर डिस्ट्रिक्ट या स्टेट का जो भी है, वो नेट जोन एरिया से एक्सीड नहीं होगा। शैल नॉट बी नो केस एक्सीड सच लिमिट ऑफ द टोटल नेट जोन एरिया ऑफ दैट डिस्ट्रिक्ट और स्टेट। ठीक है। और ये जो प्रोविजो है, ये जो सेक्शन है वो किन पे लागू नहीं होता, इट्स नॉट अप्लाई ऑन अ लाइनर इन नेचर द प्रोजेक्ट्स विच इज लाइनर इन अ नेचर सच एज रेलवे, हाईवे, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स, इरिगेशन कैनाल्स, पावर लाइंस एंड लाइक। ठीक है। कि अगर लाइनर नेचर की अगर वो प्रोजेक्ट्स है, जैसे कि अगर उनका जो पर्पस है वो लॉन्ग टर्म के लिए होने वाला है, या वो जो काम है वो लॉन्ग टर्म के लिए होना वाला है, जैसे रेलवे है, हाईवेज है, तो उन पे ये जो है प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन अप्लाई नहीं होंगे।
ठीक है, तो सेक्शन 10 हमारा हो गया। अब आता है चैप्टर 3A, जिसमें क्या किया गया है, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को पावर दी गई है कि वो चाहे तो ऐसे कुछ सब्जेक्ट को एग्जेम्प्ट कर सकते हैं, उनके ऊपर जो है चैप्टर 2 और 3 है वो अब अप्लाई नहीं होंगे। तो वो चैप्टर 2 और 3 बोलता क्या है, चैप्टर 2 और 3 ये बोलता है, 2 तो बोल ही रहा है कि गवर्नमेंट है ना सोशल असेसमेंट स्टडी करवाएंगी, ठीक है, गवर्नमेंट है ना पब्लिक हियरिंग करेगी, पूरा प्रोसीजर है ना एक्वायर करने से पहले फॉलो किया जाएगा। चैप्टर 3 हमारा बोल ही रहा है कि सेफगार्ड करने के लिए, फूड सिक्योरिटी को सेफगार्ड करने के लिए हम कुछ एग्जेम्पशंस लगा सकते हैं या कुछ रोक लगा सकते हैं ओवर द एक्विजिशन ऑफ द लैंड। तो ये कह रहा है कि ये जो दोनों चैप्टर हैं वो इन सर्टन ऑब्जेक्ट्स पे, इन सब सर्टन प्रोजेक्ट्स पे अप्लाई नहीं होंगे। और ये पावर किसके पास है, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास है कि वो चाहें तो बाय नोटिफिकेशन वो एग्जेम्प्ट कर सकते हैं। तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में इन अ पब्लिक इंटरेस्ट वो एग्जेम्प्ट किस केसेस में कर सकती है, अगर पब्लिक इंटरेस्ट है वहाँ पे तो कर सकती है। और वो ऐसे कौन से केसेस होंगे या ऐसी कौन से प्रोजेक्ट होंगे जिसमें है ना एग्जेम्प्ट किया जा सकता है। तो देयर इज इसमें प्रोजेक्ट्स भी बता रखे हैं, जैसे कि पहला प्रोजेक्ट है सच प्रोजेक्ट वाइटल टू द नेशनल सिक्योरिटी एंड डिफेंस ऑफ द इंडिया, कि ऐसे प्रोजेक्ट जो नेशनल सिक्योरिटी और डिफेंस ऑफ इंडिया के लिए इम्पॉर्टेंट है, या ऐसी कोई भी है ना प्रिपरेशन फॉर द डिफेंस एंड डिफेंस प्रोटेक्शंस का अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे अगर आप है ना न्यूक्लियर एनर्जीज वगैरह हैं, या फिर आप है ना वॉर के टाइम पर अगर कोई है ना डिफेंस की अगर कोई प्रोडक्ट्स आप जनरेट कर रहे हो, ठीक है, तो उसके लिए भी जब लैंड एक्वायर करी जा रही है तो उनको एग्जेम्प्ट किया जा सकता है कि बिना प्रोसीजर फॉलो किए भी वो लैंड एक्वायर कर सकते हैं, ठीक है। या रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंक्लूडिंग वहाँ पे इलेक्ट्रिफिकेशन करना, वहाँ पे बिजली का साधन डालना है, ठीक है, या अफोर्डेबल हाउसिंग करना, या हाउसिंग फॉर द पुअर पीपल करना है, ठीक है। फिर आता है इंडस्ट्रियल कॉरिडोर अगर उनको बनाना है, ठीक है, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर अगर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सेटअप कर रही है उसमें वो क्या क्या एक्वायर कर सकती है। इन सच केस द लैंड शेल बी एक्वायर्ड अप टू 1 किलोमीटर ऑन अ बोथ साइड ऑफ डेजिग्नेटेड रेलवे लाइन्स और रोड्स फॉर सच इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स के लिए, ठीक है, ये इसके अंदर इंक्लूड है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में हमारे ऐसे प्रोजेक्ट भी इंक्लूड हैं जिसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ने एक्वायर किया है, जहाँ पे ऑनरशिप एट द एंड गवर्नमेंट के पास ही है, वेयर द ऑनरशिप ऑफ लैंड कंटिन्यूज टू बी वेस्ट इन विद द गवर्नमेंट, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि जब आप ये एग्जेम्प्ट कर रहे हो इन केसेस को, ठीक है, तो आप ये ध्यान में रखोगे कि वो जो लैंड है वो बेयर मिनिमम रिक्वायर्ड लैंड ही एक्वायर करी जा रही है, जितनी ज़रूरत है, जितनी न्यूनतम जरूरत है उतनी ही प्रॉपर्टी एक्वायर की जा रही है। फिर इसका सबसेक्शन 2 है, वो ये कहता है कि जब भी गवर्नमेंट ये लैंड ले रही है तो गवर्नमेंट अपनी सर्वे करेगी कि उनके पास कितनी वेस्टलैंड्स हैं, उनके पास कितनी एराइड लैंड्स हैं, और उनका जो रिकॉर्ड है वो कंप्लीट कर लेगी, ठीक है। सबसेक्शन 2, द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट शैल अंडरटेक अ सर्वे ऑफ इट्स वेस्टलैंड इंक्लूडिंग एराइड लैंड एंड मेंटेन अ रिकॉर्ड कंटेनिंग डिटेल ऑफ सच लैंड इन सच केस मैनर एज में बी प्रिस्क्राइब बाय द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, ठीक है। उनका रिकॉर्ड बना के रखेगी और सर्वे कर लेगी कि उसके पास कितनी बची हुई ना वेस्टलैंड्स है, एराइड लैंड्स है, ठीक है। तो वो नाउ हम आते हैं चैप्टर 4 में, ठीक है। तो जो ये चैप्टर 4 है वो ये कह रहा है कि अब जब फाइनली इन्होंने सर्वे कर लिया, इन्होंने एक्सपर्ट से भी एग्जामिन करवा लिया, उनकी भी रिकमेंडेशंस ले ली, पब्लिक हियरिंग भी कर ली, उनकी भी रिकमेंडेशन कर ली, तो अब गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट उस प्रॉपर्टी को लेने के लिए आगे सर्वे करेगी, प्रिलिमिनरी नोटिफिकेशन जारी करेगी, ठीक है, और फाइनली सब सर्वे प्रिलिमिनरी नोटिफिकेशन उनके ऊपर भी ऑब्जेक्शन सुनने के बाद में जो है वो अवार्ड दे देंगी कि ये कंपनसेशन हम देना चाहते हैं और इतनी लैंड एक्वायर करेंगे, ठीक है। तो फाइनल अवार्ड जो है वो सुना देगी, और जब वो अवार्ड सुनाएंगी तो वो देखेंगे कि मार्केट वैल्यू ऑफ द लैंड कितनी है, ठीक है, उनको और कितने डैमेजेस हुए हैं, ये सब वो कैलकुलेट करके अवार्ड दे देंगे, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर 5 डील करता है, ये आता है सेक्शन 11 से लेके 30 तक,
ठीक है, इसमें एक्वायर करने का पूरा प्रोसीजर है और कैसे कैसे वो नोटिफिकेशन जारी करेंगे ये है। तो सेक्शन 11 ये बोलता है कि जैसे ही इन्होंने गवर्नमेंट ने ये डिसाइड कर लिया कि सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडी हो गई, पता चल गया है कि हाँ ये प्रॉपर्टी एक्वायर की जा सकती है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, प्रिलिमिनरी नोटिफिकेशन जारी करेगी, बताएगी कि हम हैं जो ये प्रॉपर्टी जो है वो एक्वायर करना चाहते हैं। ठीक है, फिर ओके, तो हम रीड करते हैं इसकी। द पब्लिकेशन ऑफ प्रिलिमिनरी नोटिफिकेशन एंड पावर ऑफ ऑफिसर्स। तो पहले जो इसका 11 का सबसेक्शन 1 है वो ये बोलता है कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को जब भी लगता है कि हम ये एरिया फॉर द पब्लिक पर्पस एक्वायर करने वाले हैं या हमें रिक्वायर है, तो वो नोटिफिकेशन जारी करेगी और उस नोटिफिकेशन को हम बोलेंगे प्रिलिमिनरी नोटिफिकेशन। ठीक है, उसमें क्या क्या होगा, डिटेल ऑफ लैंड होगी कि हम ये रूरल एरिया से इतनी लैंड एक्वायर कर रहे हैं, अर्बन एरिया से हम इतनी लैंड एक्वायर कर रहे हैं, और नोटिफिकेशन जारी करने का तरीका क्या है। तो ये है द फॉलोइंग मैनर में आपको नोटिफिकेशन जो है पब्लिश करनी है। एक तो ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश करी जाएगी, 2 डेली न्यूज़पेपर में की जाएगी, जिसमें से 1 जो न्यूज़पेपर की लैंग्वेज होगी वो रीजनल लैंग्वेज में होगी। ठीक है, फिर सी बोलता है कि जो लोकल लैंग्वेज में पंचायत, म्यूनसिपैलिटी, म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस को बताया जाएगा, या ऑफिसेज ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या नहीं एंड, मतलब इन सबको बताना कंपलसरी है। ठीक है, द ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एंड द सब डिविजनल मजिस्ट्रेट एंड तहसील को बताया जाएगा। ठीक है, फिर अपलोड कर दिया जाएगा वेबसाइट पर, और अफेक्टेड एरिया में भी आपको ये नोटिफाई करना है। ठीक है, अब जब भी ये इश्यूएंस ऑफ नोटिफिकेशन हुआ तो ये क्या करेंगे, नेसेसरीली इन लोगों को तो इनको बताना ही पड़ेगा, इनको तो स्पेसिफिकली इन्फॉर्म करना पड़ेगा अबाउट द कंटेंट ऑफ नोटिफिकेशन कि हमारी ये नोटिफिकेशन जारी होने वाली है और इस नोटिफिकेशन के ये कंटेंट है। तो सबसेक्शन 2 बोलता है कि जब भी आपने इश्यूएंस कर दिया सबसेक्शन 1 में, तो आपको ग्राम सभा एट द विलेज लेवल, म्यूनसिपैलिटीज, और इन द केस ऑफ म्यूनसिपल एरिया, अगर म्यूनसिपल एरिया है तो म्यूनसिपैलिटीज को, और अगर विलेज लेवल है तो ग्राम सभा और सभा को आपको बताना पड़ेगा। और अगर ऐसे कोई एरिया है जिसपे 6 शेड्यूल अप्लाई हो रहा है तो वहाँ की ऑटोनोमस काउंसिल को बताना पड़ेगा। तो इन लोगों को आप इन्फॉर्म करोगे अबाउट द कंटेंट ऑफ नोटिफिकेशंस। ठीक है, जब भी स्पेशली मीटिंग इन चीज़ों के लिए अगर इन्होंने रखी है तो उस टाइम वो इनको इन्फॉर्म्ड करेंगे। ठीक है, फिर आता है सबसेक्शन 3 के अंदर कि जब भी ये नोटिफिकेशन जारी करी है तो इसमें ये स्टेटमेंट्स डालेंगे कि क्या नेचर है उस पब्लिक पर्पस का जिसके लिए लैंड एक्वायर करी जा रही है, कि कितने जो है ना डिस्प्लेस्ड है ना किया जाएंगे अफेक्टेड पर्सन को, क्या नेसेसिटीज़ रही टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ द अफेक्टेड पर्सन, और जो उनकी सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट होगी उनकी समरी ये इसके अंदर डालेंगे। और सेक्शन 43 के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेटर ये अपॉइंट करेंगे उनका नाम, उसके पर्टिकुलर्स ये डालेंगे। ठीक है, तो ये सब अपनी नोटिफिकेशन के अंदर वो डालेंगे। फिर आता है सबसेक्शन 4 के अंदर कि कोई भी पर्सन आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ द प्रिलिमिनरी नोटिफिकेशन ना ही कोई इनकम्बेंसेस उस प्रॉपर्टी पे डाल सकता है और ना ही उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड ट्रांजैक्शन कर सकता है। मतलब जैसे कि ऑनर ऑफ द लैंड है, तो जैसे ही उसको नोटिफिकेशन मिला प्रिलिमिनरी नोटिफिकेशन का अंडर सेक्शन 11 के अंदर, तो उसके बाद ना तो वो उस पर कोई इनकम्बेंसेस चार्जेस कर सकता है, जैसे कि ना तो उसको मॉर्गेज पे लगा सकता है, ना उस प्रॉपर्टी पे कोई लोन वगैरह ले सकता है, और ना ही कोई ट्रांजैक्शन क्रिएट कर सकता है, ना सेल कर सकता है उस प्रॉपर्टी पे, ना ट्रांजैक्शन होंगे ना इनकम्बेंसेस होंगे। प्रोविजो, अगर ऑनर स्पेशल सर्कमस्टेंसेस पे एप्लीकेशन लगाता है कलेक्टर को, तो कलेक्टर चाहे तो उसको एग्जेम्प्ट कर सकता है, ये डिस्क्रिएशन है कलेक्टर के ऊपर, वो चाहे तो उसको एग्जेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन जब भी ऐसा किया जा रहा है ऑन द एप्लीकेशन ऑफ ऑनर, तो अगर कोई लॉस और इंजरी अगर उस पर्सन को सफ़र होती है तो उसके लिए जो है कलेक्टर लाइबल नहीं होगा फॉर हिज विलफुल वायलेशन ऑफ दिस प्रोविजन। ठीक है, अब आता है कि जब भी ये प्रिलिमिनरी नोटिफिकेशन जारी किया गया, ठीक है, तो जो कलेक्टर है वो 2 महीने के अंदर अंदर जो कंप्लीट इनके रिकॉर्ड्स है लैंड के, जो भी लैंड एक्वायर करी जा रही है उसके रिकॉर्ड्स को क्या करेगा, अपडेट कर देगा, उसको रिकॉर्ड्स को बना लेगा। ठीक है, तो
ये कब तक किया जा सकता है? विद इन द पीरियड ऑफ 2 मंथ, जब से ही ये जो आपने प्रिलिमिनरी नोटिफिकेशन जारी करी तब तक। और बिफोर द इशुएंस ऑफ डिक्लेरेशन अंडर सेक्शन, क्या होता है, प्रिलिमिनरी नोटिफिकेशन जारी कर दी गई, उस लैंड पे सर्वे कर लिया गया कि हमें कितनी लैंड लेनी है, ठीक है, उस लैंड की सोइल कैसी है, वो अडेप्टेबल भी तो है कि नहीं है लैंड। जब आपने सब सर्वे कर लिया, उसके बाद में ऑब्जेक्शन सुन लिए लोगों के, तो गवर्नमेंट लास्ट में डिक्लेयर कर देती है कि हाँ भाई अब एट लास्ट हम ये प्रॉपर्टी लेने ही वाले हैं, फाइनल डिसीजन आ जाता है उनका। तो जब ये 19 में डिक्लेयर करे उससे पहले और विद इन द 2 मंथ्स आफ्टर द इशुएंस ऑफ द नोटिफिकेशन अंडर सेक्शन 11, तो कलेक्टर क्या करेगा, सारे रिकॉर्ड्स को कंप्लीट कर लेगा, अपडेट कर लेगा कि ये उसका जो एक्वायर लैंड है उसके सारे रिकॉर्ड्स, ठीक है। फिर आफ्टर जब ये हो गई है, प्रिलिमिनरी नोटिफिकेशन जारी हो गई है, तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या करती है, अपने ऑफिसर्स से सर्वे करवाती है लैंड का, ठीक है। ऑफिसर चाहे तो है ना खुद भी कर सकता है और विद उसके सर्वेंट और वर्कमैन के साथ भी कर सकता है, ठीक है। तो प्रिलिमिनरी सर्वे किया जाएगा, ठीक है। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इट शेल लॉफुल फॉर एनी ऑफिसर इधर जनरली स्पेशली ऑथराइज्ड बाय सच गवर्नमेंट इन दिस बिहाफ एंड फॉर हिज सर्वेंट एंड वर्कमैन। क्या करेंगे वो, ये काम कर सकते हैं ड्यूरिंग द सर्वे। क्या कर सकते हैं, पहले वो एंटर अपॉन कर सकते हैं, ठीक है, सर्वे कर सकते हैं उस लैंड पे और टेक कर सकते हैं, टेक द लेवल्स ऑफ एनी लैंड इन सच लोकेलिटी, ठीक है, कि वो लेवल्स ऑफ लैंड को जितना उनको चाहिए उसकी सर्वेक्षण भी कर सकते हैं और उसका लेवल्स भी कर सकते हैं। देन डिग और बोर कर सकते हैं इनटू द सबसॉइल ऑफ द लैंड, ठीक है। फिर उसके बाद में सी के अंदर वो ये बताएंगे कि जो भी नेसेसरी एक्ट है वो करेंगे, वो देखेंगे कि वेदर वो जो लैंड है अडेप्टेड भी है या नहीं है फॉर दैट पर्पस, ठीक है, कि जिस भी पर्पस के लिए लैंड चाहिए वो उसके लिए अनुकूल है कि नहीं है, ठीक है। तो ये वो चेक कर लेंगे ड्यूरिंग सर्वे। फिर उसके बाद में वो बाउंड्रीज बना देंगे कि कितनी लैंड उनको चाहिए, कितनी प्रपोज लैंड वो लेने वाले हैं, तो सेट आउट द बाउंड्रीज ओवर द लैंड। फिर उसके बाद में बाउंड्रीज बनाने के बाद में वो लेवल्स, बाउंड्रीज और है ना लाइन्स बना देंगे, प्लेसिंग बाय द मार्क्स, जैसे ये इतनी बाउंड्री हमें चाहिए, इतनी लेवल की हम है ना ये लेने वाले हैं, तो वो मार्क्स बना देंगे। और कटिंग द ट्रेंचेस, और उसके ऊपर खाइयाँ खोद देंगे। अदरवाइज अगर सर्वे इस तरीके से कंप्लीट नहीं होता, मतलब अगर लेवल, बाउंड्रीज, मार्क्स नहीं बनते, ट्रेंचेस कटिंग नहीं होते हैं, तो क्या करेंगी वो क्या करेंगी, क्लियर अवे कर देंगी एनी पार्ट ऑफ द स्टैंडिंग क्रॉप, फेंचेस और जंगल को, ठीक है। मैं एक बार ये बैरेक्ट प्रोविजन भी रीड कर देती हूँ। टू मेक सच लेवल, बाउंड्रीज एंड लाइन बाई अ प्लेसिंग मार्क बना के ये लेवल, बाउंड्रीज और लाइन्स बना देंगी। एंड कटिंग द ट्रेंचेस एंड वेयर अदरवाइज द सर्वे कैन नॉट बी कम्प्लीटेड, कि अदरवाइज अगर ये सर्वे इस तरीके से कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, एंड द लेवल टेकन एंड बाउंड्रीज एंड लाइन मार्क टू कट डाउन एंड क्लियर अवे एनी पार्ट ऑफ एनी स्टैंडिंग क्रॉप, फेंच और जंगल, कि भैया इस तरीके से अगर सर्वे नहीं हो रहा, लेवल, बाउंड्रीज, लाइन नहीं बनी जा रही है, तो उनके लिए उचित होगा कि वो क्लियर अवे कर देंगी कोई भी स्टैंडिंग क्रॉप, फ्रेंच और जंगल उस रिक्वायर्ड लैंड के ऊपर, ठीक है। फिर इसका प्रोविजन ये बोलता है कि जब भी ये सर्वे किया जा रहा है तो ये नेसेसरी है कि वहाँ पे ऑनर ऑफ द लैंड प्रेजेंट हो, और या फिर एनी पर्सन ऑथराइज इन राइटिंग बाय द ऑनर प्रेजेंट हो, ठीक है। फिर कब उसके अब्सेंस में किया जा सकता है, अगर उनको अफोर्डेबल अपॉर्चुनिटी दी थी टू प्रेजेंट ड्यूरिंग द सर्वे, ठीक है, बाय गिविंग एटलीस्ट 60 डेज प्रायर नोटिस टू द सर्वे, ठीक है, कि अगर उनको 60 डेज का नोटिस देके बुलाया गया था कि आप आ जाओ, प्रेजेंट हो जाओ एट द टाइम ऑफ सर्वे, तो अगर वो नहीं आते हैं आप विद इन द 60 डेज, तो उनके अब्सेंस में किया जा सकता है। अदरवाइज द ऑनर और ऑथराइज पर्सन इन राइटिंग बाय द ऑनर जो है वो प्रेजेंट होने चाहिए एट द टाइम ऑफ सर्वे, ठीक है। अगर कोई भी, अब इसका जो थर्ड प्रोविजन है वो ये बोल रहा है कि अगर कोई भी ड्वेलिंग हाउस, बिल्डिंग या फिर ऐसा गार्डन अटैच्ड है टू द ड्वेलिंग हाउस या कोई अनक्लोज्ड कोर्ट्स हैं, तो आप जब उनको एक्वायर कर रहे हैं तो आपको एटलीस्ट 7 डेज ऑफ नोटिस इन राइटिंग आपको ऑक्यूपायर को देना पड़ेगा, अनलेस या फिर ऑक्यूपायर ने कंसेंट दे दियो। तो मतलब 2 कंडीशन आपको फुलफिल करनी पड़ेगी कि या तो आपको कंसेंट लेनी पड़ेगी ऑक्यूपायर की, या उसको 7 डेज ऑफ नोटिस आपको देना पड़ेगा, ठीक है।
फिर आता है आपको ये समझ में आ गई बात। 11 में प्रिलिमिनरी नोटिफिकेशन उन्होंने दी कि हम ये लैंड एक्वायर करना चाहते हैं। आफ्टर दैट उन्होंने सेक्शन 12 में क्या किया, सर्वे करवा लिया अपने ऑफिसर से कि वो लैंड एडेप्टेड भी है कि नहीं है, या फिर है ना कितनी बाउंड्रीज हमें चाहिए, वो सब ये कर लेंगे। ठीक है, आफ्टर द मेकिंग सर्वे वो क्या करेंगे, जो भी ऑफिसर सर्वे कर रहा है या तो एट द टाइम ऑफ सर्वे, कि जब वो सर्वे कर रहे हैं उसी टाइम ही वो क्या करेंगे, डैमेजेस दे देंगे। अगर इन केस अगर कोई है ना लॉस उनको हो रहा है या कोई प्रॉपर्टी पे डैमेज हो रहा है तो वो डैमेजेस उनके को दे देंगे। और अगर इन केस अगर ऐसा कोई डिस्प्यूट होता है एज रिगार्डिंग टू द सफिशिएंसी ऑफ द अमाउंट, की जो डैमेजेस दिया जा रहा है वो सफिशिएंट नहीं है, तो वो जो ये डिस्प्यूट है वो कलेक्टर को रेफर कर देंगे, और कलेक्टर या फिर चीफ रेवेन्यू ऑफिसर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट को रेफर कर देंगे। इन दोनों में से किसी को भी रेफर कर देंगे, और जो इनका डिसीजन होगा, कलेक्टर का या चीफ रेवेन्यू ऑफिसर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट का जो डिसीजन होगा वो फाइनल होगा। ठीक है, तो जब भी ऑफिसर अंडर सेक्शन 12 के अंदर सर्वे करता है तो एट द टाइम ऑफ मेकिंग सर्वे वो डैमेजेस दे देगा। और अगर विद रिगार्ड्स टू द सफिशिएंसी ऑफ अमाउंट अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो इट वंस रेफर द डिस्प्यूट टू द डिसीजन ऑफ कलेक्टर और द चीफ रेवेन्यू ऑफिसर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड द डिसीजन शैल बी फाइनल ऑफ दैट कलेक्टर एंड चीफ रेवेन्यू ऑफिसर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। या आप प्री के लिए भी है ना नोट कर सकते हो कि अगर इन केस अगर सफिशिएंसी ऑफ अमाउंट के लिए डिस्प्यूट होता है तो ये डिस्प्यूट कहाँ रेफर किया जाएगा और किसका डिसीजन फाइनल होगा। ठीक है, तो हमने सर्वे करवा लिया। अब सर्वे करने के बाद वी रीड सेक्शन 14 से पहले हम पढ़ेंगे सेक्शन 15। ठीक है, तो सर्वे करने के बाद क्या होगा कि जब इन्होंने सर्वे कर ली, अब नोटिफाई कर दिया प्रिलिमिनरी नोटिफिकेशन, तो जब इन्होंने प्रिलिमिनरी नोटिफिकेशन जारी किया तो उसके 60 दिन के अंदर अंदर ये पर्सन इंटरेस्टेड पर्सन्स को ये क्या करेंगे, नोटिफाइड करेंगे, या पर्सन इंटरेस्टेड पर्सन को बुलाएंगे कि आ जाओ, आपके जितने भी ऑब्जेक्शंस हैं वो आप दे दो। अब देखा आपने कि मल्टीपल टाइम है ना लोगों को इस प्रोसेस में ऑब्जेक्शन देने का राइट मिलता है, मल्टीपल टाइम उनको ऑप्शन मिलता है कि जो लैंड एक्वायर करी जा रही है उसको वो ऑब्जेक्ट कर सके। जैसे पहले वो सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडी जब हो रही थी तब पब्लिक हियरिंग कर रहे थे, तो वो स्टार्टिंग में भी अपने व्यूज़ बता सकते हैं कि हमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो। आफ्टर दैट जब उन्होंने डिक्लेयर कर दिया तो तब भी वो है ना पब्लिक ऑब्जेक्शन दे सकते हैं अंडर सेक्शन 6 के अंदर, कि अगर इनको इन केस अगर कोई उनको प्रॉब्लम होगा। ठीक है, आफ्टर दैट अगर जब उन्होंने फाइनल डिसीजन दे दिया है कि हमें हाँ, तो वो आफ्टर दैट जब उन्होंने प्रिलिमिनरी नोटिफिकेशन जारी कर दी उसके बाद में भी वो लोगों से ऑब्जेक्शन ले सकते हैं, या अफेक्टेड पर्सन उस पर ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं कि हमें जो एरिया लिया जा रहा है तो हम उस एरिया से जस्टिफाइड नहीं है, हमें वो सुटेबल नहीं लग रहा है, या पब्लिक पर्पस हमें जस्टिफाइड नहीं लग रहा है, या जो सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट करी गई है हम उससे संतुष्ट नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए हम जो है ऑब्जेक्शंस लगा सकते हैं। आफ्टर दैट जब भी है ना गवर्नमेंट फाइनल अवार्ड ही दे देंगी तो उसके अवार्ड के बाद में भी है ना वो पब्लिक को ऑप्शन देंगी कि वो उस पर ऑब्जेक्शंस लगा सके विद रिस्पेक्ट टू दी अवार्ड, विद रिस्पेक्ट टू अगर उनको अगर कोई और प्रॉब्लम है तो। ठीक है, लेकिन जो सेक्शन 15 में जो ऑब्जेक्शन सुना हुआ है उन ऑब्जेक्शंस में ये 3 ग्राउंड्स ही होने चाहिए ऑब्जेक्शन के। पहला कि एरिया एंड सुटेबिलिटी ऑफ लैंड प्रपोज टू बी एक्वायर्ड, जस्टिफिकेशन ऑफर्ड फॉर द पब्लिक पर्पस, की जो पब्लिक पर्पस के लिए बताया गया वो हमें जस्टिफाइड नहीं लग रहा है, एंड फाइंडिंग ऑफ सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट की फाइंडिंग जो है वो भी हमें सही नहीं लग रही, तो आपको उसके ऑब्जेक्शंस लगा सकते हो। अब ये जो ऑब्जेक्शंस है वो लगाएं किसको जाएंगे, विद इन द 60 डेज तो आपको नोटिफाइड कर ही दिया है।
और विद इन इमीडिएटली आपको ना इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, विद इन द 60 डेज आप ऑब्जेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो आपके पास 60 डेज का टाइम होगा टू ऑब्जेक्ट दी नोटिफिकेशन अंडर सेक्शन 11। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्शन किया किसको जाएगा, ये ऑब्जेक्शन कलेक्टर को दिया जाएगा इन राइटिंग। ठीक है, और कलेक्टर ये इंश्योर करेगा कि उनको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया जाए, वेदर वो पर्सन इन पर्सन आ सकता है या बाय ऑथराइज्ड पर्सन आ सकता है और एडवोकेट के थ्रू भी आ सकता है। जब इन्होंने ऑब्जेक्शंस दे दिए हैं तो कलेक्टर क्या करेगा, फर्दर इंक्वायरी करेगा और अपनी रिपोर्ट बनाएगा और रिकमेंडेशन देगा उन ऑब्जेक्शंस के लिए। ठीक है, तो जब ऑब्जेक्शंस उनके पास आए कलेक्टर के पास, तो उन्होंने क्या किया, उनके ऑब्जेक्शंस को सुन लिया। ऑब्जेक्शन सुनने के बाद कलेक्टर खुद की इंक्वायरी करेगा और गवर्नमेंट को, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन देगा ऑन द ऑब्जेक्शंस, और जो फाइनल डिसीजन होगा वो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का होगा ऑन द ऑब्जेक्शंस। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या